बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 10th। बच्चों आज हम मार्च 2020 का सेट ए हल कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ है 0.375 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका तरीका क्या होता है बच्चों, जहाँ पे हमारे पास डेसिमल होता है हम डेसिमल के नीचे एक लगा लेते हैं और डेसिमल के पीछे जितनी जीरोएं लगा देते हैं। जैसे 3 अंक हैं डेसिमल के बाद तो हमने क्या करा, 3 जीरोएं यहाँ पे लगा दी, तो हमारे पास संख्या क्या आ गई, 375/1000। 375/1000। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसके हम फैक्टर बना के भी इसको कट कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसको 5 से काटेंगे क्या आएगा, 5 सत्ता 35, बच के 2 25, पंजो पंजो 25। और इसको भी 5 से काटेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 200। कितना आ गया है हमारे पास, 75/200। अब इसको हम फिर 5 से काट देंगे, 15×5 = 75 और ये गया 40। क्या आ गया हमारे पास, 15/40। कितना आ गया, 15/40। अब इसको फिर 5 से काटा, 5×3 = 15 और 5×8 = 40। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3/8। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 3/8। अब एग्जामिनर देखो आपको परेशान कैसे कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दे देंगे। मान लो आपको कोई पेपर आना है और एग्जामिनर परेशान करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं वो। और यहाँ लिख दिया 15/40 और डी उपरोक्त सभी। तो इसका P अपॉन Q सारी, ये तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि सरलतम रूप है। ये सारे इसके वो P अपॉन Q के फॉर्म होंगे, तो हम इसको उपरोक्त सभी करके आंसर लिखेंगे। वैसे जनरली ऐसा करता नहीं, पर कई बार एग्जामिनर का कुछ नहीं पता वो क्या पूछ लें आपसे। तो आपने क्या ध्यान रखना है, इसके जितने भी हमने इससे करे आपको सारे पता होने चाहिए और आपने आंसर को ध्यान से देख के तभी टिक करना है। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6x² - 7x - 3 के शून्यक निकालने हैं, जीरोस बताने हैं। बच्चों जीरोस बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फैक्टर निकालने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है, फैक्टर। और फैक्टर में क्या करेंगे हम, इससे पिछले प्रश्नों पत्रों में भी हमने आपको बताया था, पहली संख्या को लास्ट वाली से गुना कर लेते हैं। 18 आ गया ना, और 18 के हमने सभी फैक्टर लिख लेने, सभी गुणनखंड लिख लेने हैं। या आप ये मान लीजिए अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो 18 जिस जिसके टेबल में आता है उसको लिखें। 3 के बाद 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है। जैसे 6 3 18 होंगे तब रिपीट हो जाएगा, तो इसको हमने नहीं लेना, ठीक, क्योंकि 3 और 6 ही दोबारा आ रहे हैं। अब हमें 7 चाहिए, या तो प्लस करके 7 मिल जाए या माइनस करके 7 मिल जाए। अब 1 और 18 को ना तो प्लस करके 7 आएगा ना माइनस करके 7 आएगा। 2 और 9, आप देख रहे हो 2 और 9, 2 और 9 में क्या है, घटा के हमारे पास 7 आ जाएगा। तो क्या हम लिखेंगे, 6x² माइनस, अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, 9x माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलेंगे इसकी, यह आ जाएगा 6x² माइनस 9x, और यहाँ माइनस था तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या आ गया हमारे पास, 3x आ गया, अंदर बचेगा 2x माइनस 3। आपने क्या ध्यान रखना है, टू टर्म्स के बाद जो भी साइन है, जैसे यहाँ प्लस का साइन है तो सब जगह यहाँ प्लस का ही साइन आएगा। अगर यहाँ माइनस का होगा तो माइनस का साइन ले लेना, अगर प्लस का होगा तो प्लस का लेना। जो साइन यहाँ होगा वही आपने यहाँ यूज करना है। अब देखिए जो टर्म आपके पास यहाँ आई है वही टर्म आपने अगली ब्रैकेट में लिखनी है। ये अपनी मर्जी से चेंज, ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। अब देखिए यहाँ 2x था, यहाँ भी 2x था, कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x + 1 और 2x माइनस 3। जब हमने इसके जीरोस निकालने होते हैं बच्चों, इन फैक्टर्स को हम अलग अलग जीरो के बराबर लिख लेते हैं। 1 की साइड चेंज करी तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आ गया, x = -1/3। और सेकंड में क्या लिखेंगे, 2x - 3 = 0 एंड 2x = 3, देन x विल बी 3/2, 3/2। आंसर क्या आ गया, -1/3 और 3/2। आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, x + y = 14 और x - y = 4 को हल कीजिए। आप इसको किसी भी विधि से कर सकते हो, 3 4 विधियां हैं। तो आपको बिल्कुल सिंपल
और सरल विधि हम बता रहे हैं। आपने क्या करना, देखिए पहले ही बराबर हैं ये, आपने चिन्ह चेंज कर लेने और इनको कट कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गया 2y बराबर 10 और y बराबर 10/2, कितना आ जाएगा 2 पंजे 10। अब इस 5 को इन दोनों में से किसी भी टर्म में हम पुट कर देंगे, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पुट की हमने, और x बराबर कितना आ गया 14 माइनस 5, 5 की साइड चेंज करनी तो साइन भी चेंज होगा, और आंसर हमारे पास क्या आ गया 9 और 5, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। देखिए कौन सी एक श्रेणी एपी है, विच वन इज एन एपी सीरीज, एपी में कौन सी है, आपने क्या ध्यान रखना है, इनके कॉमन डिफरेंस चेक कर लेने, इसमें 2 आ रहा, इसमें 4 आ रहा, तो ये एपी में नहीं है। इन दोनों में वैसे इसका तरीका देखो ऐसे लिखते हैं हम, a2 माइनस a1 कितना है 4 माइनस 2, और a3 माइनस a2 ये है 8 माइनस 4, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट वाला एपी में नहीं है। अब सेकंड वाले को चेक करते हैं, a2 माइनस a1 0.22 माइनस 0.2, जब इसको आप लेस करोगे क्या आ जाएगा 0.02, ठीक, और a3 माइनस a2 करोगे तो क्या आएगा 0.222 माइनस 0.22, इसको लेस करोगे क्या आएगा 0.002, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए b भी AP में नहीं है। सी वाला देखते हैं, a2 माइनस a1 यानी कि -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4, और a3 माइनस a2 -2 प्लस 6 ये भी 4, इसका मतलब ये AP में है, तो हमारे पास सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आपने इसका ध्यान रखना है, जिनमें इक्वल डिस्टेंस होगा वही एपी में है, बाकी एपी में नहीं माने जाते। अगला देखिए, 2 7 12 एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, क्या बताना है हमने 10th टर्म, ए क्या है इसके अंदर 2, और डी क्या है a2 माइनस a1 दैट इज 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, और n क्या है 10, हमने a10 निकालना, फार्मूला तो आपको आता ही होगा a प्लस 9d, a कितना है 2 प्लस 9 इंटू डी कितना है 5, ये क्या आ जाएगा 9 पंच 45, और आंसर क्या आ गया हमारे पास 47। बच्चों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, भैया के फ़ोन से, मम्मी के फ़ोन से, पापा के फ़ोन से, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा बच्चों, और आपको नई वीडियो यहाँ पर मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने क्या कहा है, सभी वृत्त होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल आर क्या होते हैं बेटे सिमिलर, समरूप होते हैं, वो क्या होते हैं सिमिलर, समरूप होते हैं, क्योंकि एक जैसे दिखने में, सर्वांग सम नहीं होते, सर्वांग सम माने होता है सभी अंग समान। अब कोई 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो क्या होते हैं वो समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते, सर्वांग सम माने होता है सभी अंग समान होना। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, तो आंसर क्या आएगा 16:81, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36 और 121 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल दिए हुए हैं 36 और 121। If the areas of two similar triangles are 36 meter square and 121 meter square respectively, the ratio of corresponding sides, तो क्या करेंगे हम 36 का वर्गमूल और 121 का वर्गमूल, इसका क्या आ जाएगा 6 और इसका आ जाएगा 11, आंसर क्या आ गया हमारे पास 6:11। अगला देखिए क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट 65 अपॉन कॉट 25, टेंजेंट 65 और कॉट 25 का हमने मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, टेंजेंट को जो 65 है इसको 90 माइनस 25 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और टेंजेंट 90 माइनस समथिंग किसके बराबर होता है, आपको फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉट थीटा के, तो ये क्या बन जाएगा कॉट 25, और ये भी कॉट 25, ये कट गया और आंसर 1 आ गया हमारे पास, क्या आंसर आ गया 1। अगले में चलेंगे, देखिए इन्होंने बोला है साइन ए 3/4 है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आपको क्या याद रखना, पंडित
बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोल। यानी कि ये साइन है, परपेंडिकुलर बटा साइन ए 3/4 दिया है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटा कर्ण। आप यहाँ हल्का सा डायग्राम बना लो ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर ए है तो ए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, बाकी आप बी और सी जहां मर्जी लिख लीजिए। 3 तो लंब है और 4 कर्ण है, यानी कि हमारे पास ए बी नहीं है। सबसे पहले हमें ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया √7। हमें वैल्यू किसकी निकालने के लिए कहा है बच्चों? कॉस ए की। ठीक है, और कॉस ए किसके बराबर होता है? बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस बटा हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार कितना आ गया हमारे पास? √7, √7 बटे कर्ण वो क्या है? 4। तो आंसर क्या आ गया? √7/4। बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर होगा। अगले में देखिए, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर यानी कि आर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने क्या करना? वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण 30 डिग्री का हो। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 30 डिग्री। तो थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। थीटा कितना दिया है हमें? 30 डिग्री। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या निकालना हमने? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं? यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। 30/360 22/7 इंटू 4 ठीक है, आप इसको कैलकुलेट। अब यहाँ पे इन्होंने सॉरी पाई की वैल्यू 3.14 बोली थी, हम वही लिखेंगे जो आपको यहाँ पर बोली है 3.14। जीरो से देखो जीरो कट कर देना है। ठीक है, 3 1 जा 3 और ये 12 पे कट गया। ये इसको काटेंगे, यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 14 चौके 56 और 12। इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और उसके बाद बचा 2 26, 3 अट्ठा 24, बच गए 2 20, 3 छिक्के 18। लगभग ये 4.18 की जाए 19 ले लेंगे क्योंकि अगला अक्षर हमारे पास 6 है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ आ जाएगा। अगले में देखिए, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 2r है, उसकी ऊंचाई r है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2r एंड इट्स हाइट इज h। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? आपको सबको याद होगा, 2πRh। क्या होता है? 2πRh। तो यहाँ ऑप्शन में ये मिसप्रिंटिंग है, 2πRh, और ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिए, 16th क्वेश्चन है ये। एक थैले में 3 नीली गेंदें, 2 सफेद गेंदें, 4 लाल गेंद हैं। यदि एक गेंद को थैले से यथाशीघ्र निकाली जाती है तो सफेद गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? अ बैग कंटेन्स 3 ब्लू balls, 2 white balls, 4 red balls. If one ball is taken out at random from the bag, what is the probability of it will be the white? अब पहले देखिए ब्लू कितनी है? ब्लू balls 3, ठीक है, और वाइट कितनी है हमारे पास? 2, और रेड कितनी है? 4। ये होगी नीली गेंदें, ये सफेद और ये लाल। तो सबसे पहले कुल देख लेंगे कितनी है। कुल कितनी है हमारे पास? 9। कुल कितनी है? 9। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी? सफेद की। सफेद कितनी थी? 2। तो 2/9। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 2/9। जितनी कुल है उसको नीचे रखते हैं और जो हमारे पास प्रेजेंट है उनको ऊपर रखते हैं। अगर सफेद पूछी तो सफेद की कुल संख्या ऊपर रख लेंगे, अगर नीली पूछी तो नीली की कुल संख्या ऊपर रख लेंगे।
ये बच्चों सेक्शन ए हमारा खत्म हो गया। अब सेक्शन बी में देखिए, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम क्या करते हैं, पहले ये मान लेते हैं, उल्टा मानते हैं, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं हम, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बच्चे क्या लिख लेंगे, लेट अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, और इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम p को अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, ऑन स्क्वेयरिंग, वर्ग करने पर। जब बच्चों इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो, अंडर रूट 2 का 2 बन जाएगा और ये पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2 क्यू स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर जो है वो 2 क्यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, इससे हमें क्या पता लगता है, अब जो 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर लेता है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है ना, अतः 2, अब क्या मतलब है, अतः 2 पी, यहां लिखते हैं पी 2 से भाग हो जाता है, पी 2 से विभाज्य है। अब जब p 2 से विभाज्य है तो हम p को, हम यहां ऐसा करते हैं, p को 2r मान लेते हैं क्योंकि 2 से विभाज्य है, और इसको इक्वेशन 1 नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पे पी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 4r स्क्वायर के। और अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां पर हमें मिल जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, इससे इसको कट कर दीजिए, 2 आ गया। और यहाँ पे हमें क्या पता लग गया कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, यानी कि क्यू स्क्वायर भी 2 से भाग हो सकता है। अब देखिए क्यू स्क्वायर भी 2 से भाग हो सकता है और पी स्क्वायर भी, अगर पी स्क्वायर भी 2 से भाग हो सकता है और क्यू स्क्वायर भी 2 से भाग हो सकता है, तो पी और क्यू दोनों जो है वो 2 से भाग हो सकते हैं। ठीक है ना, हैंस पी एंड क्यू दोनों 2 से विभाज्य हैं। अब ये दोनों जब 2 से विभाज्य हैं तो इनका, अब ये समझ में आ गया ना हमें, तो यह क्या होगा, इन दोनों का कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, हमारी माने हमने तो ये माना था कि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, परंतु यहाँ तो कोई ना कोई इनका कॉमन फैक्टर आएगा ही आएगा। ठीक है ना, देयरफॉर ए एवं पी एंड क्यू हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों 2 से भाग हो जाते हैं, और अगर 2 इसका कॉमन फैक्टर है तो अंडर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, आप ये लिख देंगे, यहाँ लिखना है जो मैंने बोला है सारा आपको है, इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जो यहाँ बोला है वो सारा लिखना है, क्योंकि p और q का एक उभयनिष्ठ भाजक है, 2 से दोनों भाग हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय इसीलिए है, अगर परिमेय तब हो जाती है अगर इसका कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होता। ठीक है ना, तो ये क्या है, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अगला देखिए, बहुपद px को बहुपद qx से भाग कीजिए। हमने क्या करना है, भाग करना है, देखिए 3x³ प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर ये आगे पीछे दिए हों बच्चों तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देखिए हमने इसको भाग करना है, और भाग करने में हम क्या करेंगे, 3x³ को एक्स स्क्वेयर से भाग करके देख लेंगे रफ में, तो हमारे पास क्या बच गया, 3x, तो हमने इसको 3x से डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x से इन तीनों पदों को गुना करेंगे,
इस भाग में हमेशा पहले वाली संख्या बराबर आनी चाहिए। 3x को x स्क्वेयर से करा 3x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर, x को सॉरी 6x स्क्वेयर, यहां हमने इसको इससे 3x से करा और 1 से करेंगे हमारे पास 3x आ जाएगा। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, चिन्ह चेंज किए और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 5x और माइनस x प्लस 5। अब माइनस 5x को 5x स्क्वेयर को यहां पर हमने x स्क्वेयर से डिवाइड करना, x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कट गया तो कितने पे गया ये माइनस 5 पे। कितने पे कटेगा ये माइनस 5 पे, और माइनस 5 पे काट के क्या आ जाएगा माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 10x और माइनस का 5। अब चिन्ह बदलने हैं, ये माइनस का तो प्लस कर देंगे, ये माइनस का था तो प्लस कर देंगे, ये माइनस का है तो प्लस कर देंगे, और यहां पर हमारे पास पहली संख्या कट जाएगी और हमारे पास बचेगा 9x जमा 10। अब देखिए इसमें हमारे पास भागफल क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया हमारे पास इसके अंदर 3x माइनस 5 और रिमाइंडर क्या आ गया 9x जमा 10। ये हमारा आंसर आया। ये 18वां क्वेश्चन यहां पूरा हो गया बच्चों। 19वां क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। क्या पूछा है इन्होंने, लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 second. अब आप यहां देखिए, एक हम यहां फिगर बना लेते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास हमने ट्रायंगल बनाया है, ये इसको A मान लेते हैं हम, इसको B और ये C। अब ये जो है AB जो है क्या है, ये हमारे पास पिलर है, जो बल्ब है लगा हुआ, खंबा लगा हुआ है वो है, ये इसकी लंबाई है 3.6 मीटर। ठीक, और यहीं पे खंबे के पास लड़की खड़ी है और ये इधर को चल रही है, बी से सी की ओर लड़की चल रही है। सपोज करो वो यहां पहुंच जाती है, मैं ये मानता हूं। ठीक है, लड़की जो है कहां पहुंच गई, डी पर। कितने मिनट बाद, 4 सेकंड बाद जो है वो डी पर पहुंच जाती है, सपोज कीजिए। अब हम क्या करेंगे, डी से एक जो ये पॉइंट आया इसको हम यहाँ कट कर देते हैं। क्यों कट किया हमने ये, क्योंकि ये लड़की की लंबाई है। क्या है, ये लड़की की लंबाई है और ये लंबाई है हमारे पास 0.9 मीटर। 90 सेंटीमीटर बोला ना, तो इसमें से हम 0.9 मीटर यहाँ लेस कर देंगे तो ऊपर वाला हमारे पास ये रह जाएगा 2.7 मीटर। कितना रह जाएगा ये 2.7 मीटर। और BD कितना आएगा, आप यहाँ सबसे पहले देखिए लड़की की लंबाई, हमने इसको फिगर में ED से लिया है, इसको E मान लेते हैं हम। ठीक है, ED बराबर 90 सेंटीमीटर मीन्स 0.9 मीटर। ठीक है, और इसको यहां हम F बिंदु ले लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि BD, अब 4 सेकंड में लड़की B से D पर पहुंच गई, तो हम यहां लिखेंगे 4 सेकंड बाद लड़की की दूरी, पिलर से दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 गुना 1.2, क्योंकि 1.2 मीटर पर सेकंड है, 4.8, तो ये हमारे पास कितना आ गया 4.8। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 4.8। अगर ये 4.8 तो ये भी 4.8 होगा, है ना। EF और BD दोनों सेम होंगे। ठीक, अब देखिए ये जो ट्रायंगल्स हैं कौन कौन सी, ट्रायंगल ABC, ठीक है, और ट्रायंगल AEF, दोनों समरूप होंगे। क्यों होंगे समरूप, ए तो कॉमन है ही है और ये सेम प्रोपोर्शन में है। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल ABC
समरूप हैं ट्रायंगल ए एफ ई के। और अगर समरूप हैं तो क्या होगा ये हमारे पास, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए एफ। और बी सी कितना है हमारे पास, देखिए बी सी टोटल, ये हमने यहां से ये इसको हम x सपोज कर लेते हैं, तो ये 4.8 प्लस एक्स आ जाएगा। तो ये आ गया 4.8 प्लस एक्स। और EF कितना है 4.8, ठीक। और AB कितना है 3.6 और AF कितना है 2.7। इसको कैलकुलेट कर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास। पहले इसको कट कर लेते हैं, कट करके हमारे को आसान हो जाएगा, इसको पहले कट कर लेते हैं। इसको 9 से कट किया 4 आया, इसको 9 से कट किया 3 आया। अब 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 की 24 का 4 हंसी लगा 2, 12 और 2 14 प्लस 3x। और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 चौके 32 का 2 हंसी लगा 3, 16 और 3 92। ये आ जाएगा 3x और ये 14.4। और x बराबर आ जाएगा हमारे पास बटे में 3, इन दोनों को घटा देंगे, 12 में से 4 गए 8 और 18 में से 14 गए 4 और x आ जाएगा हमारे पास 1.6 मीटर। तो ये छाया कितनी आ जाएगी 1.6 मीटर। 4 सेकंड बाद कितनी छाया आएगी उसकी बच्चे की 1.6 मीटर। अगला देखिए सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टेन ए, इसको हमने 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सीकेंट ए किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए के, और ये 1 माइनस साइन ए वैसे का वैसा लिख लेना है। और यहाँ पे फिर सीकेंट 1 अपॉन कॉस ए, और टेंजेंट किसके बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए, और इसको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम ले लिया हमने इसका। अब देखिए ऊपर ऊपर वाली दोनों संख्याएं गुना कर दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया हमने, तो ये क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे वाले को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। इसके बाद देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के, और नीचे कॉस स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, दोनों कट हो जाएंगे, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 21st क्वेश्चन देखिए, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए यदि क्षेत्रफल 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। क्या दिया हुआ हमें, एरिया ऑफ सर्कल 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 6.16, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 6.16 अपॉन पाई, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 6.16 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको काट लेते हैं, 2 11 से काटा हमने इसको, 11 पंजे 55 और बच गया 6 और 11 6 66, 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 0.28, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 7 56 5 14 और 5 19, आ जाएगा 1.96 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास आर स्क्वायर, हमने आर निकालना है, तो आर आ जाएगा हमारे पास 1.4 का स्क्वायर, क्योंकि 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, तो हमारे पास आर कितना आ जाएगा 1.4। हमने क्या निकालना, उसकी परिधि निकालनी है, वृत्त की क्या निकालनी है, वृत्त की परिधि। उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 1.4, 4 से इसको कट कर दीजिए, ये आ गया 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 8.8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई वृत्त की परिधि, क्या आ गई हमारे पास वृत्त की परिधि। अब सेक्शन सी देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मम्मी के फ़ोन से भैया के फ़ोन से घर में जितने फ़ोन हैं उनसे आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट में देखिए अब ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए हमारे पास,
नहीं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास ये। और इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 5/x-1 प्लस 1/y-2 दिया हुआ है, तो हम इसको 1/x-1 को a मान लेते हैं और 1/y-2 को b मान लेते हैं। अब आपने इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करना होता है, देखिए -1 और y-2 इज इक्वल टू 2। इसको हम सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, कैसे, 5 और ये x-1 प्लस 1 अलग कर लिया और 1/y-2 इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको देखो सर्कल कर दूं, नहीं करता, चलो ऐसे रख देते हैं। ये जो सारा का सारा है ये a के बराबर आ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5a प्लस b बराबर 2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और इसी फॉर्म में हम इसकी सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, वो क्या बन जाएगी हमारे पास, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसको पूरी टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पूरी टर्म को 5 से। इसको 6 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 30a प्लस 6b बराबर 12, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 30a माइनस 15b बराबर 5। आपने इसके चिन्ह बदलने, ये कट हो जाएगा, 15 और 6 21 और 12 में से 5 गए 7, और b बराबर 7/21 काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा। हम इस सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए 6a माइनस 3, b की वैल्यू थी 1/3, 3 से 3 कट कर दिया, 6a माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 6a इज इक्वल टू 2 और a विल बी 2/6 कट कर दिया 1/3। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमने a और b की वैल्यू वहां पर पुट करनी जहां पे हमने ऊपर इनकी वैल्यू सपोज की थी। हमने क्या माना था, 1/x-1 को a माना था, तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ पे, 1/3। तो x-1 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। इसी तरह से 1/y-2, इसको हमने b माना था, b की वैल्यू 1/3 है, तो y-2 इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। देखिए एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वहीं दूरी धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक लगाती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। It takes 1 hour more to 24 kilometer upstream than to return downstream the same distance. Find the speed of the stream. तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या मानते हैं, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मान लेते हैं। Let the speed of the stream is x किलोमीटर पर आवर। माना धारा की चाल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब स्थिर जल में चाल कितनी है इसकी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आप ये देख रहे हैं इसने क्या बोला है आपको कि प्रतिकूल दिशा में, अगर धारा के विपरीत दिशा में जाए तो क्या होगा, आप ये ध्यान करेंगे, धारा के विपरीत दिशा में जाओगे तो चाल घटेगी। क्या घटेगी, धारा के विपरीत दिशा में चाल घटेगी, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, वो 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, यानी कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। और धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी, धारा के अनुकूल, अनुकूल में क्या करते हैं हम, प्लस कर देते हैं, धारा के अनुकूल नाव की चाल वो कितनी हो जाएगी, 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा आपको, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और हमारे पास फार्मूला क्या होता है टाइम का, डिस्टेंस ओवर टाइम,
क्या होता है टाइम का फार्मूला हमारे पास? डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर। ठीक, पहले में स्पीड कितनी आई है हमारे पास? ये अपवर्ड स्ट्रीम में है और ये डाउनवर्ड स्ट्रीम में है। ठीक, वो कहते हैं दोनों को जोड़ के उनको दोनों के सॉरी टाइम में कितना डिफरेंस बताया उन्होंने आपको? 1 घंटे का। कितने का डिफरेंस बताया? 1 घंटे का। अगर ऊपर जाना पड़े तो उनको 1 घंटा फालतू लगता है, बोला ना। देखो आप ध्यान से देखेंगे ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने बोला था इट टेक्स 1 आवर मोर, 1 घंटा ज्यादा लेती है। ठीक है, तो दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस है? 1 घंटे का। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 24 और 18 प्लस एक्स माइनस 24 और 18 माइनस एक्स, और नीचे वाली टर्म्स को ऐसे ही हमने इकट्ठा लिख लिया, इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सॉल्व करने का बिल्कुल इजी मेथड होता है बच्चों। और हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए इसको 24 से गुना करते हैं। 18 चौक 72 का 2 हंसी लगा 7, 18 दूनी 36 और 7 43 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x इज इक्वल टू, इन दोनों को हम इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। साथ साथ हमने फार्मूला लगा दिया यहाँ पर, ये दोनों कट हो जाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको हम बराबर से इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टर से भी हल कर सकते हैं, इसको हम अल्फा बीटा से भी हल कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर अगर हम इसको फैक्टर से करें कितना आ जाएगा? देखिए 324, 1 गुना 324 आधा सा कर लेते हैं इसका, 5 4 पे जाएगा, हाँ जाएगा, 4 8 32 81। अब एक और फालतू करते, 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे देखते हैं इसको, 3 और 5 और 4 9, 6 पे चला जाएगा, 5 छिक्का 30 और 54, ये आ गया 54 और 6। तो हमारे पास कितना आ गया? प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324, और x बराबर x प्लस 54 और माइनस 6 कॉमन निकाला, x प्लस 54 बराबर 0। x माइनस 6 और x प्लस 54, x माइनस 6 को भी 0 के बराबर रख लो, ये 6 आ गया, और x प्लस 54 को 0 के बराबर रख लो, ये माइनस 54 आ गया। आपको ये पता है स्पीड जो है माइनस में नहीं हो सकती, तो ये आंसर नहीं है, और हमारा 6 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर। क्या आया? ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या है ये हमारे पास? स्पीड ऑफ स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर। 24th क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा है एपी 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 आ जाए। योग कितना आना चाहिए? 78। अब एसएन का फार्मूला लगेगा योग में। ठीक, हमें दिया हुआ क्या है? ए 24 और डी कितना हो जाएगा हमारे पास? -3, क्योंकि 21 में से 24 घटाएंगे, उल्टा घट रहे हैं ये। और एसएन कितना है हमारे पास? 78। एसएन कितना है हमारे पास? 78। अब देखिए फार्मूला क्या लगाना हमने? एसएन का फार्मूला लगाएंगे, और जब भी एसएन दिया हो तो उसको पीछे की तरफ लिखते हैं हम, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू एसएन। इससे हमें सवाल सॉल्व करने में आसानी रहती है। n हमने फाइंड आउट करना है, a 24 दिया हुआ है, n फाइंड आउट करना है, d -3 है, और ये 78 है। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? इस 2 से 78 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? इस 2 से 78 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 156। ठीक, ये 2 यहाँ से खत्म हो गया, और n इज इंटू 48, और इन दिनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ साथ, ये आ जाएगा हमारे पास -3n प्लस 3। अब देखिए n ब्रैकेट में -3n, और ये आ गया 51 बराबर 156, -3n स्क्वायर प्लस 51n माइनस 156। 156 को हम बराबर से इधर ले आएंगे, हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं? देखिए इन सब को -3 से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा -17n
और 3 पंजे 15 और ये 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके हम फिर फैक्टर बना लेते हैं। 15 के फैक्टर 52 के फैक्टर बनाने में जिनका जोड़ 17 हो तो क्या बन सके 13 चौके 52, तो क्या लिखेगा एन स्क्वेयर माइनस 13n माइनस 4n और माइनस 52 इज इक्वल टू 0। n कॉमन निकाल देते हैं इसमें से, अंदर आ जाएगा n माइनस 13 माइनस 4 n माइनस 13, n माइनस 13 फिर आ गया और ये आ गया n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे, n इज इक्वल टू 4, n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 13। तो आंसर हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 13 इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इनमें डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर 13 की बात जाएगी तो माइनस में चला जाएगा। ठीक, और आंसर 4 हमारा सही आंसर है। अब नेक्स्ट में देखिए 25वां क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्या प्रूव करना हमने, किसी वृत्त प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सर्कल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, और अब देखिए O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल का केंद्र है O, और P कोई बाह्य बिंदु मानला हमने, और इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। तो हमने प्रूव क्या करना है कि गिवन क्या है, गिवन है O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O वृत्त का केंद्र है। और प्रूव क्या करना है हमने प्रूव करना है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। क्या प्रूव करना, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब प्रूफ में क्या करेंगे हम, प्रमाण है ये। अब ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी ओ आर में ओपी ओपी क्या है, सांझी भुजा है, ये कॉमन साइड है, और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ये रेडियस है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, रेडियाइज हैं ये, और ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं, अकॉर्डिंग थ्योरम होता है ये। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रायंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी ओ आर। ठीक है, और अगर कॉन्ग्रेंट है तो क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये सीपीसीटी से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, -4 6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इन व्हाट रेशो, रेशो निकालनी है हमने। ए दिया -6 और 10, और बी दिया हुआ है 3 और -8, और अनुपात है हमारे पास, सॉरी जो पॉइंट आया है वो -4 और 6 है, -4 और 6 है। हमने फाइंड आउट क्या करना, रेशो। आपको रेशो का फार्मूला तो याद रखना ही नहीं है बिल्कुल भी, आपके पास बिल्कुल आसान सा तरीका है। अगर आपने x बिंदु निकालना है तो m1 के साथ x2, m1 के साथ m2 के साथ x1, बस इतना सा काम करना है। और आपके पास ये क्या है, x1 y1, x2 y2, इसको y2, ये x2 और ये x1 और ये y1। हमने लेना है x2, x2 कितना है 3, m1 तो हमारे पास है ही नहीं, m2 भी नहीं है, और x1 कितना है -6, m1 प्लस m2 हमारे पास है नहीं, और x कितना दिया हुआ है हमारे पास -4। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा 3m1 -6m2
इज इक्वल टू -4m1 -4m2, 3m1 प्लस 4m1 इज इक्वल टू -4m2 प्लस 6m2, यह आ जाएगा 7m1 इज इक्वल टू 2m2। अब आपने क्या करना, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7, और आंसर क्या आ गया 2:7। क्या आंसर आ गया 2:7। अब नेक्स्ट में देखिए, अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। आपने प्रायिकता भी कहा बतानी है, एक इक्का या इक्का नहीं, ठीक है, एस या नॉट एस। अब सबसे पहले क्या ध्यान रखना आपने, टोटल नंबर ऑफ एस कितने होते हैं, इक्के कितने होते हैं टोटल, 4, ठीक है ना, कुल इक्के 4, और कुल पत्ते कितने होते हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का क्या आ जाएगी आपके पास, एस की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/52, काट देंगे 1/13, ठीक। और इक्का नहीं, इक्का नहीं, क्या करते हैं हम, 1 माइनस 1/13। जब ऐसे 1 माइनस 1/13 तो आपने क्या करना, 13 में से 1 घटाया 12, 12/13। वैसे तरीका ये होता है, इधर गुणा करा 13 कम 13, 13 माइनस 1 12, ये आंसर आ गया हमारे पास। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है 4 नंबर का ये बच्चों सेक्शन डी प्रारंभ हो गया है। ये सारा हमारा 5 नंबर का सेक्शन है। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। क्या करना हमने, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरणों के हल निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड कर देते हैं सबको। इसको 2 से डिवाइड किया 5/2x, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर -2 फार्मूले से लिया हमने, जैसे a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, तो ये मैंने -2 यहाँ से उठाया, और a मेरे पास यहाँ पे x है बच्चों, b नहीं है, b की मैंने वैल्यू अपने कैलकुलेट की है। कैसे करते हैं, -2ab इज इक्वल टू -5/2x। अब a की जगह x है, इसको नहीं चाहिए, ये काट दो आप, माइनस से माइनस कट की, और ये 2 इसके नीचे आ गया, तो b कितना आ गया मेरे पास 5/4। ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है, यही एक कैलकुलेशन करनी आएगी। इसी स्टेप में बच्चों को दिक्कत आएगी, अगर ये स्टेप करना आ जाएगा फिर तो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। आपके पास जो यहाँ संख्या आई है उसी को आपने प्लस में स्क्वायर में लिखना, उसी को माइनस में स्क्वायर में लिखना। माइनस में इसलिए लिखा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, और ये सारी यहाँ तक इकट्ठी होकर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5/4 का स्क्वायर माइनस 25/16, और मैं 2 का भी 16 बनाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 24/16। मैंने क्या किया, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से नीचे। ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इन दोनों को इजीली सॉल्व कर सकूं। बच्चों आपने लाइनें नहीं लगानी है, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ ये लाइनें। x माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस इन दोनों को घटाएंगे 1/16 बराबर 0। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम, x माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे और एक बार इसको माइनस में लिख लेंगे। ये आ जाएगा x माइनस 4/4 और ये आ जाएगा x माइनस 6/4 इज इक्वल टू 0। इसको कट कर देंगे 1 आ जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा x माइनस 6/4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6/4, कट कर देंगे 3/2 आ जाएगा। ये हमारे पास 1 और 3/2 जो है वो आंसर आ गया। अगला देखिए 4, 5 और 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की रचना कीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों एक 6 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे। आपने ये प्रकार से खुद करना है, और यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे ए बिंदु से, और बी बिंदु से आप एक 5 सेंटीमीटर का कट लगाओगे, जो इस प्रकार आपको बना देगा। ये कंस्ट्रक्शन जरूर करके आनी है पेपर में बच्चों आपने, क्योंकि इसमें टीचर आपको मार्क्स आसानी से दे देते हैं। थोड़ा बहुत भी करोगे तब भी नंबर देंगे।
उसके बाद आपने प्रकार फूटा रख के एक सिंपल लाइन लगानी। आपको बोला 2/3, तो 3 कट लगा लेने, 1 2 3। जो कट नीचे हो उसको मिलाना है। अब सबसे लास्ट में कौन सा कट है, ये वाला कट है, इसको यहां मिला देना, थर्ड कट को। ये A1 मान लो इसको, ये A2 और ये A3। ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये वहां पे भी हमने सॉल्व किया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, A3B के पैरेलल A2B डैश एक लाइन लेंगे, और फिर BC के पैरेलल B डैश C डैश लाइन लेंगे। इस प्रकार ये हमारी त्रिभुज बन जाएगी। यहाँ रचना भी लिखनी है आपने, जो जो मैंने बोला है वो आपने यहाँ लिखना भी है। अगले में देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, इसको हमने 1/सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा में प्रूव करना है। इसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा मेथड से करते हैं। सबसे पहले हम इसको सबको कॉस से डिवाइड कर लेते हैं राइट हैंड साइड पे। क्या करते हैं, हम इसको कॉस से डिवाइड कर देते हैं। देखिए समझना है ध्यान से, और यहां पर भी हमने साइन में कॉस से डिवाइड कर दिया, और ये कॉस थीटा प्लस 1/कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस कट गया, ये कॉस से कॉस कट गया। पहले वाला क्या बन जाएगा हमारे पास, टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंड थीटा, और दोबारा क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंड थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए हम क्या करते हैं, उसको पहले रीअरेंज करते हैं। और रीअरेंज में 1 हमने पहले लिख लिया, यहाँ इक्वल का निशान लगा लेते हैं, और माइनस सीकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा को इसके बैक मिलेगी। यहाँ माइनस इसलिए हो गया क्योंकि माइनस बाहर निकाली है। ठीक, और नीचे वाली टर्म को हमने ऐसे का ऐसे रहने दिया अभी। ठीक, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 1 किसके इक्वल होता है, हमने यहाँ पे 1 को जो है सीकेंड की फॉर्म में लिख देना, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में जो टर्म हमारे पास लिखी हुई है वो वैसे के वैसे लिख लेती है। ये हमने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है बच्चों। और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा सॉरी, और माइनस 1, और अपॉन में हमारे पास क्या है, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंड थीटा। आप ये देख रहे हैं, ये रीअरेंज करेंगे दोनों सेम हैंगे, ठीक है, और ये दोनों यहां से कट जाएंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। हम इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, और सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, देखिए सीकेंड थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ये 1 के बराबर होता है, ये तो आपको फार्मूले में ऊपर ही बताया था हमने। ये आ जाए सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट में देखिए, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश का है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 का हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with a wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. हमने कितना उसने बैलून ने डिस्टेंस तय किया वो फाइंड आउट करना है।
अब सपोज कीजिए यहाँ पर गुब्बारा है, कहाँ पर, ये यहाँ पर क्यू पोजीशन पे मौजूद होता है, पहले यहाँ पी पोजीशन पे था, ठीक। और इसके नाम दे देते हैं हम ए, ये बी, ये सी, और यहाँ दे देते हैं हम एम, और ये देते हैं एल। ये ए एल जो है ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है, और ये गुब्बारे की टोटल हाइट है 88.2 मीटर। इस हाइट पर है, दोनों ये हाइट जो है वो सेम है, ठीक। अब आप देखिए, अगर इसमें से हम 1.2 लेस कर देंगे तो हमारे पास ये क्यूसी जो है 87 आ जाएगा। क्यूसी कितना आ जाएगा? 87। और इसी तरह ये पी भी जो है हमारे पास 87 मीटर आ जाएगा। अब पहले ये एंगल कितने का था? 60 का था, और बाद में घट के कितने का रह गया? ये 30 का। तो यहाँ पूछा क्या है उन्होंने, देखिए अब उन्होंने कहा है कि ये डिस्टेंस, यानी कि हमने बी सी फाइंड आउट करना है। बी सी यानी कि पी क्यू फाइंड आउट करना, जितना पी क्यू उतना बी सी, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए, इन ट्रायंगल ए सी क्यू, पहले हम ए बी क्यू ए बी पी लिखते हैं पहले, ट्रायंगल ए बी पी, क्या हो जाएगा? टेंजेंट 60 किसके बराबर होता है? आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस। और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? पी बी, ठीक। और इसकी वैल्यू होती है √3 पी बी बटा बेस कितना है? ए बी। और पी बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 87 अपॉन ए बी। तो हमारे पास यहाँ देखिए ए बी बराबर किसके आ जाएगा? 87 अपॉन √3। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखिए, हम क्या करते हैं, इसके 3 के फैक्टर में बना लेते हैं, और 3 दूनी 6 और 3 नम्मा 27, और इसको कट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 29 √3 मीटर। अब दूसरी ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ए सी क्यू। ए सी क्यू में क्या होगा हमारे पास? टेंजेंट 30, यहाँ एंगल 30 का रह गया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? वही सेम 87, और बेस कितना है? AC, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। और ये होता है √3, ये 87 अपॉन AC, और AC फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 87 √3। कितना आ गया? 87 √3। हमने निकालना क्या है? BC, तो AC में से AB लेस कर देंगे, ठीक है ना। BC इज इक्वल टू AC माइनस AB, 87 √3 माइनस 29 √3, और लेस करोगे क्या आ जाएगा हमारे पास? 58 √3 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये गुब्बारे ने तय किया है। अगला देखिए, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां बोला क्या है इन्होंने? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन कितना बोला है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब घन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला L क्यूब यानी कि 64। तो L क्यूब बराबर आ जाएगा 4 क्यूब, 4 से 4 कट गया, तो L कितना आ गया हमारे पास? 4। कितने आ गई भुजा उसकी? 4 आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या कहा, कितने जोड़े हैं ये? आपने ये ध्यान रखना है, कितने फलक जोड़े हैं? 2। कितने जोड़े हैं? 2। तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 जमा 4। लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 जमा 4, 4 और 4 कितना हो गया? 8। कितना हो जाएगा? 8, ठीक। अब उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे हम लेंथ ऑफ क्यूबॉइड लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। और इसी तरह हमने चौड़ाई 4 है, और ऊंचाई वो हमारे पास वो भी 4 है। तो आपको पता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB
प्लस BH प्लस HL, यानी कि 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, 4 इंटू 8 सॉरी, L आएगा। ये आ जाएगा 32, ये आ गया 16, ये आ गया 32, 32 और 64, 64 और 16 80, और ये आ जाएगा हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिख लेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये हमारा 31st क्वेश्चन जो है वो 31वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए नीचे दिए हुए बंटन के एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के भार दर्शाए गए, विद्यार्थियों का माध्यक भार निकालिए। माध्यक भार निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। मैं इसी डाटा में कर देता हूँ, नहीं वैसे आपने अलग बनाना होता है। ये 2 का 2, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28 और 2 30, 30 का आधा 15, तो 15 हमें कहाँ मिलेगा? इस वाली लाइन में। ठीक, अब देखिए फार्मूला लिख रहे हैं पहले हम। माध्यक का क्या फार्मूला होता है हमारे पास? मीडियन का फार्मूला देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है? लोअर लिमिट यानी कि 55, ठीक, और N कितना है हमारे पास? 30, F कितना है? 6, CF कितना हो गया? 13, जो 19 हमने सर्कल किया उससे ऊपर वाली CF होती है, ठीक है। उसके वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। देखिए L 55 प्लस 15, क्योंकि N अपॉन 2 था, N 30 था, N का आधा किया यहाँ 15, और बटा F 6, H रह गया। H क्या होता है? हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। H की क्या होती है? हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, और कितनी है वो? 5, कितनी है वो? 5। अब इसको हल कर लेंगे, देखिए कितना आएगा हमारे पास? 55 प्लस इसमें से 15 में से 13 के 2, 2 पंजे 10, 10 बटे 6, ठीक, 10 बटे 6 को हल करना है हमने। ऐसे ही भाग कर लेते हैं, 10 6 से भाग करा, 6 कम 6 बच गए 4, 6 छिक्का 36, फिर बचेंगे 4, 6 छिक्का, ये चलता रहेगा। यानी कि हम 55 प्लस 1.67 कर दें, क्योंकि 66 चलता रहेगा, तो ये हमारे पास जाएगा 56.67 kg। ये हमारे पास यहाँ माध्यक इसका आ जाएगा। अब ये लास्ट सम है इसका, इसके अथवा में हमें दिया गया था सम बच्चों। ये अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो बच्चों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उन्होंने माध्य निकालने को कहा है, और माध्य में हम क्या करते हैं, ये इसी डाटा में कर देता हूँ, ये FI है और ये XI है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, जोड़ करके आधा कर देते हैं। 100 और 125, उसका आधा कितना होगा? 250, और उसका आधा हो जाएगा 125। अब इनमें 50-50 का डिफरेंस है, तो इसमें 50-50 जोड़ते चले जाएंगे, ठीक, और ये 50 जोड़ेंगे 275, और इसमें 50 जोड़ेंगे 325, ठीक। अब यहाँ करेंगे हम FI XI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 आ जाएगा। 175 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 का 5, हासिल लगा 2, 17 5 85 और 2 87। इसको 12 से गुना करेंगे, 12 5 60 की 0 से लगा 6, 12 दूनी 24 और 6 30 की सिफर से लगा 3, 12 दूनी 24 और 3 27, और इसको करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 550, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 650। अब हम एक्स बार कैसे निकालते हैं? सिग्मा FI XI अपॉन FI। अब इस लाइन को जोड़ो, 4 और 5 9, 9 और 12 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, यानी कि हमारे पास FI कितना आ गया? 25। और इनको जोड़ना है, देखिए 5, 5 का 5 आ गया, और सेकंड अक्षर में 7, 7 और 5 12, 12 और 7 12 और 5 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 और 5 11 और 1 12 और 19, 19 और 8 19 और 8 27 और 5 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, 3 और 2 5। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, 25 दूनी 50, भाग करना है, 25 एकम 25,
और ये 25 एकम 25, ये 211 हमारे पास रुपीज आंसर आ जाएगा। ये हमारा माध्य यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये बच्चों हमारा प्रश्न पत्र यहाँ कंप्लीट हो गया। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।